ठीक है जी। क्लास जब एंड कर रहे थे तो एंड करते हुए वो मैंने मैसेज पे भी क्लिक किया, कुछ मैसेजेस आए हुए थे, तो किसी ने मैसेज ये किया हुआ था कि सर बी नल सेट हो सकता है। बिल्कुल, अगर बी नल सेट है तो तब भी दोनों का यूनियन ए आएगा, बट वो एक पर्टिकुलर केस हो जाता है। यानी यहाँ पे तो देखें ए नल सेट है ना, तो ए नल सेट वाली बात तो बनती नहीं। अगर चारों अगर हम ऑप्शन को देखें, ए सबसेट है बी का, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है जी। ए इज द नल सेट, ये भी नहीं हो सकता। ए नल सेट होता तो ए और बी का यूनियन जो है वो बी आता, ए नहीं आता। नन ऑफ दीज तो नहीं है। अच्छा, ऑप्शन में ऐसा हो सकता है, और बी सबसेट है ए का, बिल्कुल ठीक है जी, बी सबसेट है ए का, ऐसे ही है। या ए सुपर सेट है बी का, दोनों इसके ऑप्शन हो सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। अच्छा, ऐसा हो सकता है, ख्याल रखिएगा कि लिखा हुआ है ना बी इज द सबसेट ऑफ ए, और साथ साथ लिखा हो बी इज नल सेट। अगर ये दोनों ऑप्शन हो कि बी नल सेट है और सबसेट का मतलब, सबसेट का मतलब है कि उस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो, तो वो सेट दूसरे सेट का सबसेट कहलाएगा। लेट्स सपोज ए हमारे पास है 1 2 3 4 5 और बी हमारे पास है 2 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं, सो बी इज द सबसेट ऑफ ए इज द सुपरसेट ऑफ बी। ठीक है जी। चलें जरा यहाँ सुनिएगा, ऑप्शन तो यहाँ पर ये है। अच्छा, अगर बी नल सेट हो तब भी ये रिजल्ट आता है। अगर बी नल सेट है तो ए के साथ यूनियन लेने पे तब भी ए आता है। अगर ऑप्शन में दोनों हो, ये भी हो बी इज द सबसेट ऑफ ए और बी इज अ नल सेट, उस सूरत में भी जो आंसर है वो ये होगा। क्यों? क्योंकि वो तो एक पर्टिकुलर मतलब कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बी नल सेट है। अगर नल सेट नहीं है तो क्या होगा? तो डेफिनेटली सबसेट होगा। ठीक है जी। तो ये ख्याल रखिएगा कि ये हमारे पास जो है वो ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, द वैल्यू ऑफ एनसीआर। एनसीआर की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होती है? एनसीआर की वैल्यू होती है एन सी एन माइनस आर, ये ऑप्शन होता है। ठीक है जी। आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। वैसे सॉरी, एन सी एन माइनस आर, गड़बड़ हो गई है। ठीक है, क्यों नहीं चल रहा? एक मिनट रुकें। ठीक है, जरा यहाँ देखिएगा, एनसीआर किसके इक्वल है? ठीक है जी। एनसीआर, वैसे तो ये है कि एनसीआर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दो चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, देखिएगा। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि लेट सपोज अगर एनसीआर लिखा हुआ है तो एनसीआर का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू आर का फैक्टोरियल। ये डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, बाइनोमियल थ्योरम में भी पढ़ा होगा। ये आपने जो है वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है उसमें भी आपने पढ़ा होगा। एनसीआर इक्वल होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। इसी तरीके से एक फॉर्मूला और हमने पढ़ा था जो कि था एनपीआर। एनपीआर जो है वो इक्वल होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये कॉम्बिनेशन है, ये परमुटेशन है। कॉम्बिनेशन में हम सिलेक्शन करते हैं, परमुटेशन में हम जो है वो अरेंजमेंट करते हैं। डिफरेंस आपको जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है जी। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अच्छा, एनसीआर को लिखने का एक तरीका और भी है। एनसीआर को हम ये भी लिख सकते हैं एनपीआर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। एनपीआर देखें, एनपीआर है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, उसको आर फैक्टोरियल से और डिवाइड कर दिया तो आपको यही मिल जाएगा, एनसीआर ओवर एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। ये भी है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे जो है ना वो हमें कुछ डिफरेंट गिवन है, ऑप्शंस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जरा यहाँ देखिएगा, एनसीआर जो है ना वो इक्वल होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है जी। एनसीआर तो इसके इक्वल है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब जरा देखिएगा, अगर हम यहाँ लिखें एन सी एन माइनस आर, एन सी एन माइनस आर, एनसीआर में सिलेक्शन है, एनपीआर में नहीं है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। एनसीआर जो है वो सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है। जब बात होती है सिलेक्शन की तो हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। जब बात होती है अरेंजमेंट की, जब बात होती है अरेंजमेंट की तो हम परमुटेशन यूज करते हैं। अरेंजमेंट की बात होती है तो परमुटेशन यूज होता है, सिलेक्शन की बात होती है तो कॉम्बिनेशन यूज होता है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, जरा देखिएगा, एन सी एन माइनस आर को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला ये कहता है ऊपर वाले का फैक्टोरियल, जो नंबर जो यहाँ पे सी के यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप उस क्या करोगे, आप उसका फैक्टोरियल लोगे। आपने एन का फैक्टोरियल लिया,
उसके बाद क्या करोगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका फैक्टोरियल लोगे। तो ठीक है जी, यहाँ पे n माइनस आर लिखा हुआ है, n माइनस आर का फैक्टोरियल ले लिया, मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, वो पहले हमने लिख दिया, एक मिनट यहाँ देखिएगा, जो हमारे पास है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, वो पहले लिख दिया। एनसीआर क्या है, जब कॉम्बिनेशन लेना है n फैक्टोरियल, ऊपर वाले यहाँ पे जो लिखा हुआ उसका फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, n माइनस आर का मतलब है इन दोनों का डिफरेंस, और इनटू ये जो नीचे लिखा हुआ है r इसका फैक्टोरियल। चलिए ऊपर n लिखा हुआ था उसका फैक्टोरियल लिया, अब इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, n में से माइनस किया n माइनस आर इसका फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय जो यहां लिखा हुआ है उसका फैक्टोरियल, यानी n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है जी, जरा देखिएगा, हम बेसिकली इसे सॉल्व कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं n सी n माइनस आर। तो इस नंबर का फैक्टोरियल लिया, n का फैक्टोरियल लिया, दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल लिया, ये दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल लिया, इनटू ये जो लिखा हुआ है इसका फैक्टोरियल लिया। ठीक है जी, चलिए अब जरा देखिएगा, तो हमारे पास होगा क्या, न्यूमरेटर में n का फैक्टोरियल है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगी, जब ब्रैकेट ओपन होगी ये प्लस का n माइनस का n कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस r बचेगा, उसका फैक्टोरियल हो जाएगा, r बचेगा उसका फैक्टोरियल हो गया, इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये इक्वल किसके होता है, ये इक्वल होता है n सी आर के। सो इसका मतलब है n सी n माइनस आर जो है ना वो इक्वल होता है n सी आर के। ठीक है जी, वहां शायद ऑप्शन में जो है ना वो ये वाले ऑप्शंस दिए गए, ये वाले ऑप्शंस पूछे गए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ध्यान में रखिएगा, पेपर में आ सकता है। एनसीआर इक्वल है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है जी, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, आपसे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पूछा जाए। ठीक है जी, ऑप्शन में कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ऐसे भी पूछा जा सकता है, परमोटेशन को अगर r फैक्टोरियल से डिवाइड करें, ये परमोटेशन है, उसे r फैक्टोरियल से डिवाइड करें तो वो कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा NCR इक्वल होता है NCN माइनस आर, हमने सॉल्व करके देख लिया। ठीक है जी, तो ये एक इंपॉर्टेंट MCQs जो है वो है, इसको बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो चलिए जी हम जरा देखते हैं, ऑप्शन शायद यही वाले हैं। यहाँ पे देखें NCR बराबर है NCR माइनस n, नहीं ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। NCR बराबर है RCN, ऐसा भी नहीं है। NCR बराबर है NCR माइनस 1, ऐसा भी नहीं है। NCR बराबर है NCN माइनस R, ये ऑप्शन हमारा है, अभी हमने ड्राइव करके देखा है। ठीक है जी, 7 दोबारा समझा दें भाई, 7 में बाइनोमियल थ्योरम जर्नल टर्म पूछी गई है। 7 में जर्नल टर्म है a प्लस बी की होल पावर n, वो इक्वल है एन सी आर ए रेस टू एन माइनस आर बी रेस टू आर। ठीक है, अगर किसी का कोई मिस हो गया है तो अब वीडियो आपसे शेयर होगी, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है जी, अब आप कह रहे हैं 6 बता दें, अभी इसको आप वीडियो में देखिएगा, आपसे ये इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो शेयर कर ली जाएगी। उसके बाद 11 देखिएगा जी, 11 में कहा जा रहा है सम ऑफ द फोर्थ रूट ऑफ 64। 64 के जो 4 फोर्थ रूट है ना उनका सम क्या होगा, 64 के जो 4 फोर्थ रूट है उनका सम क्या होगा। तो चलें जी जरा देखते हैं 64 के जो 4 रूट है उनका सम क्या होगा। ठीक है जी, एक जर्नल हमारे पास जो है ना, ठीक है, अब जरा यहाँ देखिएगा, देखिए एक जर्नल है, किसी भी नंबर के जब आप रूट निकालें ना, लेट सपोज हम 1 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, 1 के जो स्क्वायर रूट होंगे वो होंगे प्लस माइनस 1। हम 1 का क्यूब रूट निकालते हैं, 1 के जो क्यूब रूट होंगे वो होंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास है, हम 1 का फोर्थ रूट निकालते हैं, अगर हम 1 का फोर्थ रूट निकालें तो वो हमारे पास होगा 1 माइनस 1 और आयोटा माइनस आयोटा। बाय द वे हम सब फाइंड कर चुके हैं ना, ये हम सब फाइंड कर चुके हैं, तो इसलिए फाइंड करने की ऐसे जरूरत नहीं है। अच्छा, अब होता क्या है इन दोनों को ऐड करें, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करने पे आंसर 0 आएगा,
इन दोनों को ऐड करें। जब हम ऐड करेंगे, वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। चाहे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख के देख लेना, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 और -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2, वो ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है। एलसीएम लें, सॉल्व करें, 0 आएगा। इनको भी ऐड करके देख लें तो आंसर जो है वो 0 आएगा। तो बेसिकली एक जर्नल स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, और वो जर्नल स्टेटमेंट जो है ना वो क्या है, वो जर्नल स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो ये है कि सम ऑफ nth रूट्स ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर के, अच्छा ऊपर हमने 1 इसलिए लिखा क्योंकि 1 के हम स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या फोर्थ रूट निकाल चुके हैं ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में हमने जो है वो, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर वाले में नहीं, चैप्टर 3 में किया था। ये चैप्टर हमने 5 में किया था, जो हमारा ग्रुप वाला था उसमें 1 के हमने 4 रूट निकाले थे, शो किया था वो ग्रुप है तो फाइंड किए थे। ठीक है, सम ऑफ nth रूट ऑफ एनी नंबर इज 0। किसी भी नंबर के जितने भी रूट निकालें और जब आप उनका सम करेंगे तो वो डेफिनेटली 0 के इक्वल होगा। किसी भी नंबर के तमाम रूट्स का जो सम होता है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है जी, ये ध्यान में रखिएगा। किसी भी नंबर के जितने भी रूट निकालें उसका जो सम होगा वो 0 होगा, ये ध्यान में रखें। अच्छा एमसीक्यूज में ना आपसे पूछा जा सकता है, लेट सपोज आपसे पूछा जाए कि 27 के जो क्यूब रूट्स हैं, 27 के क्यूब रूट्स क्या होंगे जी, एक कैलकुलेटर से निकालें 3 आएगा ना, बाकी दो क्या होंगे 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। लेट सपोज आपसे पूछा जाए 729 के क्यूब रूट्स क्या होंगे, एक कैलकुलेटर से निकालें 9 आएगा, बाकी दो क्या होंगे 9 ओमेगा और 9 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। अच्छा अगर नंबर माइनस में है तो माइनस लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट सपोज अगर हमने लिखा -8 के कितने क्यूब रूट होंगे, एक 2 आएगा माइनस का, एक -2 ओमेगा होगा, एक -2 ओमेगा स्क्वायर होगा। अगेन इन जर्नल अगर आपसे कहा जाए कि n क्यूब के क्यूब रूट्स आपको निकालने हैं तो वो या a के या n के, जो भी लिख दें, a लिख देते हैं चलें, कोई मसला नहीं। एक a के जो है ना आपने a क्यूब के क्यूब रूट्स निकालने हैं, एक a होगा, एक a ओमेगा होगा, एक a ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल होता है। इससे आप फर्दर ड्राइव कर सकते हैं, कोई भी दो ऐड हो, कोई भी दो ऐड होंगे वो -3rd 1 के बराबर हैं, कोई भी दो ऐड होंगे वो -3rd 1 के बराबर हैं। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है -1 के। तीसरे को वहां ले जाएं, दो ऐड हो रहे हैं, तीसरे को आप वहां ले जाएं। इसी तरीके से ओमेगा क्यूब, यानी अगर 1 के तीनों क्यूब रूट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर भी 1 आएगा। ठीक है ना जी वही नंबर आ जाएगा, यानी अगर आप इन तीनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 8 आएगा माइनस का। ठीक है जी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 720 प्लस का 729 आएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा कुछ चीजें और आपसे एमसीक्यूज में लाजमी जो है वो पूछी जाएंगी, आएगी, बिल्कुल आएगी। आयोटा और ओमेगा के हवाले से, आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। कांस्टेंट वैल्यूज है, ओमेगा क्यूब जो है वो +1 के। तो आपसे एमसीक्यूज में जरूर पूछा जाएगा ओमेगा की पावर 729 किसके बराबर है। अच्छा अब देखिए, ओमेगा की कुछ भी पावर आ जाए ना, आप उसको 3 से डिवाइड करें, क्या 729 3 से डिवाइड होता है? 729 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता, पता नहीं होता नहीं होता, होता है, हो जाता है। अच्छा ये तो पूरा पूरा हो गया ना, हो जाता है, शायद किसी ने यही बताया होगा। 243 आ रहा है, ठीक है। 729 नहीं लिखते, ऐसा करते हैं 722 कर देते हैं। चलें, क्या 722 जो है वो 3 से डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड करेंगे, ओमेगा जब भी मिलेगा 3 से डिवाइड करेंगे, वजह ये है कि ओमेगा क्यूब 1 है। क्या ये 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। ठीक है, एक कम करें, 721 3 से डिवाइड होता है? 721 होता है? नहीं होता। एक और कम करें, 720 होता है? बिल्कुल होता है। इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे ओमेगा की पावर 720 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ख्याल रखिएगा, या तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, या एक कम करने पर होगा, या दो कम करने पर होगा। ठीक है, या एक कम करने पे होगा या दो, इससे ज्यादा नहीं। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है ना, जो 3 से डिवाइड हो रहा है ना वो डेफिनेटली 1 है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और बाकी बचेगा तो इसका आंसर होगा ओमेगा स्क्वायर।
ठीक है, जो भी आप पावर लिखें, अगर कंप्लीटली 3 से डिवाइड होगी तो उसको 1 लिख दीजिए, ओमेगा क्यूब 1 है, क्योंकि 3 के प्रोडक्ट में आएगा ना, ओमेगा क्यूब 1 वट एवर द पावर 1 की पावर जो भी होगी वो 1 हो जाएगी, या एक कम होगा या 2 ओमेगा इसमें से निकलेंगे। ठीक है, एक निकला तो ओमेगा बचेगा, 2 निकले तो ओमेगा स्क्वायर बचेंगे। इसी तरीके से आयोटा में भी यही है। लेट सपोज हमने लिखा आयोटा की पावर 721, आयोटा को डिवाइड किससे करेंगे, आयोटा को डिवाइड करेंगे स्क्वायर से, क्योंकि आयोटा स्क्वायर 1 होता है। क्या 721 2 से जाता है, 721 नहीं जाता, 720 जाता है, इसमें से एक ही अलग होगा, 720 जाता है। ठीक है जी, तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 720 को 2 से डिवाइड करें, क्या आंसर आएगा, 2 3 6, 2 6 12 और 2 0 0 इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या करेंगे, -1 रखेंगे, -1 की पावर 360 +1 हो जाएगी, यानी सिर्फ आयोटा बचेगा। ठीक है, तो ये ख्याल रखिएगा जनाब, इस तरह का एमसीक्यूज तो लाजमी आएगा आएगा। 40 एमसीक्यूज हैं, तो उन 40 में से लाजमी जो है ना वो इस तरह का आपको जरूर एमसीक्यूज जो है वो एक या दो, दोनों या एक आपको जरूर मिलेगा, जिसमें ओमेगा की कुछ ना कुछ पावर्स होंगी, उनको सॉल्व करना होगा, आयोटा की पावर होगी उसको सॉल्व करना होगा। क्लियर है? चलिए तो वापस चलते हैं। तो यहाँ पर तो हमारे पास था सम ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 64, तो 64 के चारों रूट का सम जो है वो क्या होगा, 0 होगा। किसी भी नंबर के nth रूट का सम 0 होगा, हम एक जर्नल स्टेटमेंट दे चुके हैं। ठीक है जी, उसके बाद ए जी एच आर रिस्पेक्टिवली अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, देन हमें पता है कि जी का स्क्वायर बराबर है ए एच। ठीक है, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तीनों जो है ना वो जीपी में होते हैं, अगर तीनों जीपी में है तो बीच वाला ज्योमेट्रिक मीन है और वो इक्वल होगा रूट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, या अरिथमेटिक मीन ग्रेटर है ज्योमेट्रिक मीन से और वो ग्रेटर है हार्मोनिक मीन से। प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं। द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी। ठीक है जी, खुदारा तुक्का नहीं मारिएगा, 0 नहीं लिखिएगा, कैलकुलेटर से ही निकाल लीजिएगा। 2009 में जब पेपर पैटर्न फर्स्ट टाइम चेंज हुआ 2009 में, उस वक्त ये एमसीक्यूज आया और कुछ स्टूडेंट हमारे गलत भी करके आगे जोश में। ठीक है, कैलकुलेटर से ही निकाल लीजिएगा, 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। उसके बाद है द एरिया ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस आर, तो सर्किल का एरिया जो है ना एरिया ऑफ सर्किल किसके बराबर है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जी, एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, रेडियस इसका आर है तो बस पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए एरिया ऑफ यूनिट सर्किल, यूनिट सर्किल का मतलब है एक ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 1 यूनिट है, तो आर की जगह 1 होगा तो फिर पाई हो जाएगा। ठीक है ना जी, अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ यूनिट सर्किल, सो यूनिट सर्किल का क्या मतलब है, यूनिट सर्किल का मतलब है एक ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 1 यूनिट हो। अब 1 यूनिट होगा तो फिर इसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई 1 का स्क्वायर, पाई 1 का स्क्वायर, तो पाई पाई स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स बेसिकली एरिया है ना कुछ यूनिट है तो वो होगा। अच्छा, सरकमफेरेंस क्या होगा, सरकमफेरेंस होगा 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर पता है आपको। चलिए तो यहाँ पे देखें कहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर इज एरिया, 2 पाई आर स्क्वायर कुछ नहीं होता, 1/2 पाई आर स्क्वायर कुछ नहीं, ये सरकमफेरेंस है, ये सरकमफेरेंस है। ठीक है जी, ये सरकमफेरेंस है। चलिए जी, उसके बाद 15 देखिएगा 15 में क्या कहा जा रहा है, 15 में कहा जा रहा है कि द लॉ ऑफ कोसाइन, कोसाइन लॉ व्हेन बी इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन, अगर बी स्टैंडर्ड पोजीशन में है तो कोसाइन लॉ होगा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी, नहीं ए सी, ए सी कॉस बीटा, 2ac कॉस बीटा। तो हम पढ़ पूरा लीजिएगा। ठीक है जी, कहीं दिया हुआ है, कहीं दिया हुआ है ए स्क्वायर ये, और यहाँ पर क्या है कॉस बीटा, वहां चला गया। अच्छा, इसका मतलब है शायद कोई टाइपो है यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक होगी। ए स्क्वायर बराबर है, सुनिएगा, ए स्क्वायर इक्वल है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। ये तब होगा जब ए होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, जब एंगल ए होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये तब है जब एंगल ए है स्टैंडर्ड फॉर्म में। सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ गैमा, ये तब होगा जब सी होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है जी, और जब बी होगा तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, 2
AC तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे AC कर लें, 2AC cos ऑफ बीटा। क्लियर है, ये है। और ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो गलत ही लिखा हुआ है बिल्कुल। मैसेज आया कोई जी, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। बस ये जरा सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इस तरह का एमसीक्यूज भी पेपर में आ सकता है, ख्याल रखिएगा। अगर एंगल ए स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ए स्क्वायर इक्वल है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस के साथ 2 टाइम्स ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट। ए है तो अल्फा, बी है तो बीटा, और सी है तो गैमा, ठीक है, अगर एंगल मेंशन हो। अच्छा, ये भी ध्यान में रखिएगा, अगर आपको एंगल मेंशन नहीं है और आपसे पूछा जा रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कोसाइन लॉ क्या है, तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कोसाइन लॉ ये है, ख्याल रखिएगा। जो आपने ड्राइव भी किया होगा ना, तो स्टैंडर्ड में ना आपके पास ये होगा, और फिर इसी में हम फर्दर ये कहते हैं, ये भी सुन लीजिएगा, ये एमसीक्यूज पेपर में आ सकता है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कोसाइन, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमारे पास ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए, अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए, उसका एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, तो फिर वो क्या, पाइथागोरस बन जाएगा, विच इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट अगर स्टैंडर्ड एंगल सी के अलावा, गैमा के अलावा अगर अल्फा या बीटा गिवन है, तो उस सूरत में फिर वो चेंज होगा। तो ये जहन में रखिएगा, ये एमसीक्यू जरूर पेपर में आ सकता है। आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कोसाइन लॉ पूछा जाए, या कोई एंगल दे के कोसाइन लॉ पूछा जाए, या ये पूछा जाए कि अगर वो राइट एंगल होगा तो फिर क्या होगा, राइट एंगल होगा तो पाइथागोरस बन जाएगा, और वो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, अगर एमसीक्यूज मिल गया तो ठीक, वरना हम ये डिस्कस हमने कर लिया। चलें, ये ऐसा एमसीक्यूज भी जरूर आएगा। इक्वेशन गिवन होगी, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट, तो ये जरा ध्यान में रखिएगा। इसको भी हम जरा यहाँ पे तीनों को दोबारा से लिख लेते हैं, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम इक्वेशन लिखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जो हमारे पास सम ऑफ रूट है, वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ रूट इक्वल होगा माइनस बी ओवर ए। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, वो इक्वल होगा सी ओवर ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा सी ओवर ए। और इसी तरीके से डिफरेंस ऑफ रूट, ये ध्यान में रखिएगा जी कहीं, क्योंकि ये यूज नहीं होता तो फिर याद भी नहीं होता, और अगर एमसीक्यूज में आ गया तो फिर मसला हो जाएगा खराब। तो ये है रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। मसला ये है कि 40 एमसीक्यूज हैं, कुछ ना कुछ एक दो एमसीक्यू जरूर ऐसे आएंगे जो शायद आपने ना देखे हों, ठीक है, वरना ज्यादातर होंगे सॉल्व किए हुए होंगे। तो डिफरेंस ऑफ रूट, क्योंकि ये यूज नहीं होता, तो इस वजह से याद भी नहीं होता, जहन में भी नहीं होता। डिफरेंस ऑफ रूट जहन में रखिएगा, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर ए, ये आ सकता है पेपर में। अच्छा, अब किसी इक्वेशन के साथ, नॉर्मली जो है ना वो इक्वेशन के साथ दे देते हैं। इक्वेशन के साथ मीन्स के आपको इक्वेशन दे दी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस जो है वो 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सम ऑफ रूट क्या होगा, सम ऑफ रूट जो है वो क्या होगा, माइनस बी ओवर ए, तो वो 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा सी ओवर ए। डिफरेंस ऑफ रूट निकाल लीजिएगा, ए बी सी निकाला और बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट डिवाइडेड बाय ए सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो इस तरह का एमसीक्यूज भी आपको लाजमी मिलेगा। और डेफिनेटली वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कंडीशन हमारे पास 4 हैं, उनको भी हम लिख लेते हैं, वो भी हमें मिल जाएंगी, और वो डेफिनेटली पेपर में आएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए 0 नहीं हो सकता, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी, बी और सी 0 हो सकते हैं। ठीक है जी, इसमें हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है जी, अब इस डिस्क्रिमिनेंट की जो 3 कंडीशन है ना, वो लाजमी, एक एमसीक्यूज तो आपके पेपर में लाजमी आएगा, जरूर आएगा। और वो क्या है, वो आपके पास ये है कि अगर डी जो है वो इज इक्वल टू 0 हो जाए, वो ये है अगर डी जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए, वो ये है कि अगर डी जो है वो लेस देन 0 हो जाए, और वो ये है कि अगर डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो ये एमसीक्यूज तो लाजमी आपके पेपर में आने ही आना है। अब इसमें क्या है जी, अगर डी 0 है तो हम ये कहेंगे कि इक्वल रूट्स,
ठीक है जी। अगर डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स रियल एंड अनइक्वल, मेनली रियल है। अच्छा, वॉइस वर्सा भी हो सकते हैं। इफ द रूट्स आर इक्वल देन डी क्या होगा, डी 0। इफ द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल को छोड़ दें, रियल रियल है तो डी ग्रेटर देन 0। इफ द रूट्स आर लेस देन 0, सो इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट, और इफ द डी इज परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है रैशनल रूट्स। ठीक है जी। तो ये ख्याल रखिएगा, ये लाजमी ध्यान में रखिएगा, ये एमसीक्यू तो पेपर में आएगा। तो इनवर्स भी हो सकता है। इफ द रूट्स आर रैशनल इट मींस के डी इज परफेक्ट स्क्वायर, और इफ द डी इज लेस देन 0 इट मींस के रूट्स आर इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स, और इफ द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स देन डी इज लेस देन 0। तो ये जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। इस तरह की चीजें हमें मिलेंगी। अब आगे एमसीक्यूज यहाँ भी हमें डेफिनेटली एक आध मिलेगा, फिर हम ये डिस्कस कर चुके हैं, उस वक्त नहीं देखेंगे। सो सम ऑफ द रूट माइनस बी ओवर ए, सो बी की जगह क्यू, ए की जगह पर पी, माइनस क्यू ओवर पी। ठीक है। इफ 4 and 16 इन जीपी, अगर ये जीपी में है, अगर ये जीपी में है तो बीच वाला ज्योमेट्रिक मीन होगा, और वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा प्लस माइनस रूट में फर्स्ट एंड लास्ट। 4 मल्टीप्लाई होगा 16 के साथ, 64 का मतलब क्या है, ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 4 8 64 8 प्लस माइनस 8। ठीक है जी। जीपी में ना इसी तरीके से अगर एपी में होंगे तो बीच वाला अरिथमेटिक मीन होगा तो a प्लस बी ओवर 2। अच्छा, अगेन इस तरह का एमसीक्यूज भी आपको लाजमी जो है वो पेपर में मिलेगा। नंबर के साथ भी मिल सकता है, बगैर नंबर के साथ भी मिल सकता है। ख्याल रखिएगा कि अगर हम ये कहें कि ए और, या इसको हम इस तरीके से लिखें, किसी ने कुछ सर एज ऑप्शन में प्लस माइनस ना हो तो, ऑप्शन में प्लस माइनस ना हो तो प्लस वाला होगा, अगर ऑप्शन में प्लस वाला भी हो माइनस वाला भी हो, प्लस माइनस दोनों भी हो तो ख्याल रखिएगा फिर दोनों वाला लीजिएगा। ये भी हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज अगर इस तरीके से लिखा हुआ है ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी ए पी में है तो बीच वाला अरिथमेटिक मीन और वो बराबर होगा पहला प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। अगर ए बी सी जो है वो जीपी में है तो जीपी में है तो बीच वाला ज्योमेट्रिक मीन और वो बराबर होगा प्लस माइनस रूट ए सी। पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई किया और उसका रूट ले लिया। ठीक है जी। अच्छा, ध्यान में रखिएगा अगर प्लस वाला अलग हो, माइनस वाला अलग हो, और प्लस माइनस वाला हो तो प्लस माइनस वाला, और अगर प्लस माइनस नहीं है तो फिर सिर्फ प्लस वाला ले लीजिएगा। इसी तरीके से हार्मोनिक प्रोग्रेशन अगर ये है तो बीच वाला हार्मोनिक मीन होगा, और हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ पहला आखिरी और डिवाइडेड बाय दोनों का सम। 2 टाइम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइडेड बाय दोनों का सम। तो अगेन ये भी एक एमसीक्यू जो है ना वो लाजमी पेपर में आएगा। आइदर आपको 3 नंबर दे दिए जाएं और आपसे ज्योमेट्रिक हार्मोनिक या अरिथमेटिक मीन पूछा जाए, या ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जी की फॉर्म में हो और अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक या हार्मोनिक मीन जो है वो पूछा जाए। ये अरिथमेटिक मीन है, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है, और ये हमारे पास हार्मोनिक मीन है। ठीक है जी। तो चलें जी, वापस चलते हैं थोड़ा सा जल्दी, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं हमें डिस्कस करने हैं। अच्छा जी, फिर किसी का कोई मैसेज आया सर एचपी में अपॉन में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं आएगा? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। इनफाइनाइट जीएम का भी बता दें, इनफाइनाइट जीएम। अच्छा चलें, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इस तरीके से है। अच्छा, उसके अलावा जो है ना कुछ चीज़ें, अब अगर हम इसी को, ये तो हमारे पास मीन्स हैं, मीन्स वो रिलेशन वगैरह वो भी सारे हमने देख लिए। उसके साथ साथ हमारे पास जो है ना वो क्या हो सकता है, ख्याल रखिएगा कि एपी में डी जो है वो 0 नहीं हो सकता। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो है वो इन एपी में डी 0 नहीं हो सकता। डी 0 होगा तो हमारे पास ये एपी है ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। अगर डी 0 हो गया तो फिर ये हो जाएगा ए एंड सो ऑन, फिर ये सीक्वेंस जो है ना वो एक ही नंबर चलेगा। इसी तरीके से जो है ना वो आर जो है वो 1 नहीं हो सकता। हम ये कहते हैं कि इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आर 1 नहीं हो सकता, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डी 0 नहीं हो सकता। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, इन इनफाइनाइट जीपी में आर जो है वो लाजमी ग्रेटर देन 1 होगा, मॉड ऑफ आर लाजमी ग्रेटर देन 1 होगा। लेस देन
सॉरी लेस देन वन होगा, ग्रेटर देन वन भी नहीं हो सकता, लेस देन वन होगा, लाजमी लेस देन वन होगा, ग्रेटर देन वन भी नहीं हो सकता। इनफाइनाइट जीपी में आर जो है वो ग्रेटर देन वन भी नहीं हो सकता। वैसे आर जो है वो ग्रेटर देन वन हो सकता है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं हो सकता है। चलें जी, अब यहाँ देखिएगा डिस्टेंस, दो नंबर्स के दरमियान में डिस्टेंस। पुरानी वाली मैथ्स की बुक में एक एक्सरसाइज थी, उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला भी था और कुछ क्वेश्चंस थे 4-5 जिसमें हम डिस्टेंस फाइंड भी करते थे। नई बुक में से उस एक्सरसाइज को निकाल दिया गया है। मगर मसला ये है कि आपने कोसाइन लॉ ड्राइव किया होगा, उसमें डिस्टेंस फार्मूला फिर स्टिल यूज हो रहा है, तो डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए। सो डिस्टेंस फार्मूला जो है ना वो क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वो ये होता है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट, ये डिस्टेंस फार्मूला है। तो जिन भी दो नंबर्स के दरमियान में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, उन दोनों के x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस और उन दोनों के y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के स्क्वायर के सम का रूट लेना है। ठीक है जी। अच्छा, किसी ने पूछा कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम क्या होता है। वो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक, अगर आपको एक प्रोग्रेशन गिवन है जिसकी इनफाइनाइट टर्म्स हैं, उसका जब आप सम फाइंड करते हैं तो वो ऐसे इन्फिनिटी होता है। चलें, इन दोनों का अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 के स्क्वायर के सम का रूट। देखें 4 माइनस 1 क्या होगा, 4 माइनस 1 जो है वो आपके पास हो जाएगा 3। तो यहाँ देखें 4 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, 9 और 16 25 और रूट से बाहर आके 5। अच्छा, ख्याल रखिएगा अगर प्लस माइनस 5 हो और 5 भी हो, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम 1 नहीं होता। बिल्कुल नहीं जी, 1 नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम 1 हो। ठीक है, ये तो डिपेंड करता है आपकी सीरीज के ऊपर, कुछ भी हो सकता है। तो ख्याल रखिएगा डिस्टेंस निकालेंगे, अगर प्लस माइनस 5 भी और 5 भी हो तो 5 ही होगा, प्लस माइनस नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा जो है ना वो पॉजिटिव होता है। उसके बाद टेन ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस टेन थीटा के। ख्याल रखिएगा साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। 10 वाला तो हमने ये लिख दिया। इसी तरीके से हमारे पास जो है ना वो क्या है, अगर हमारे पास हो साइन ऑफ माइनस थीटा तो ये माइनस साइन थीटा के इक्वल है। इसी तरीके से अगर है कॉस ऑफ माइनस थीटा तो ये माइनस कॉस थीटा के इक्वल है। बाकी ऑप्शन फजूल दिए हैं। 2 की पावर 2x प्लस 3 32 के इक्वल है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 2x प्लस 3। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 ना, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 बेसिस सेम पावर z। तो 2x प्लस 3 5 होगा, 3 वहां जाके माइनस होगा, 2 बचेगा, 2 1 दा 2 1 बचेगा। सो आंसर आएगा 1। हाँ कॉस प्लस थीटा, अबे सॉरी, सही है। टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा। सॉरी मैंने प्लस कहा भी था, माइनस लिख दिया, प्लस होगा प्लस होगा। ठीक है, चलें उसके बाद देखिएगा इफ टेन थीटा इज माइनस 3/4 एंड साइन थीटा इज नेगेटिव, तो फिर ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। ये भी एक एमसीक्यूज लाजमी आपके पेपर में जो है वो आएगा, तो ख्याल रखिएगा जी, आपको पता होना चाहिए, ये लाजमी आपको याद होगा भी, पता होगा भी। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ देख लीजिए, यहाँ हमारे पास जो है ना, अच्छा एक्स से हम रिलेट करते हैं कॉस थीटा को यूनिट सर्किल में ना, ये डिटेल में पढ़ा होगा, अब हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। वाई से रिलेट करते हैं साइन थीटा को, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब है कॉस थीटा पॉजिटिव है। इसी तरीके से वाई एक्सिस नेगेटिव पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब है साइन भी पॉजिटिव है। इसी तरीके से y पॉजिटिव है तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव है। x जो है वो क्या है, x नेगेटिव है, x नेगेटिव y नेगेटिव, x नेगेटिव तो cos नेगेटिव। इसी तरीके से x नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो साइन भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव का मतलब है कॉस थीटा पॉजिटिव और साइन नेगेटिव वाई नेगेटिव साइन थीटा नेगेटिव। ठीक है जी। अच्छा अब टेन की बात कर लेते हैं। टेन होता है साइन ओवर कॉस, प्लस 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 होगा,
इसी तरीके से टेन हमारे पास जो है वो क्या होता है, साइन ओवर कॉस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे टेन जो है वो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे टेन जो है वो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो ये सिंपल है जी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। किस क्वाड्रेंट में किस रेशो का क्या साइन है वो आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो अगर हम एमसीक्यूज देखें ना, तो ये एमसीक्यूज आपको मिलेगा कुछ इसी तरीके से, दो तरीके से मिल सकता है, डायरेक्ट क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट से या इस तरीके से। देखिए 10 नेगेटिव है, 10 नेगेटिव होने का मतलब क्या है, अगर 10 नेगेटिव है तो 10 नेगेटिव होगा इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में, सेकंड में और थर्ड में। उसके बाद कहा जा रहा है, जरा यहाँ देखिएगा, 10 थीटा नेगेटिव और साइन थीटा नेगेटिव, 10 नेगेटिव साइन नेगेटिव। साइन नेगेटिव कहाँ होगा, साइन नेगेटिव होगा इस क्वाड्रेंट में और साइन नेगेटिव होगा इस क्वाड्रेंट में। तो जो दोनों कॉमन आ रहे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो कौन सा क्वाड्रेंट बना, चौथा क्वाड्रेंट बना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। 10 नेगेटिव साइन नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, ये एमसीक्यूज लाजमी आएगा जी पेपर में, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वाड्रेंट का ख्याल रखिएगा। इस तरीके से डिफरेंट हो सकते हैं। लेट सपोज होता है साइन 10 नेगेटिव साइन पॉजिटिव, 10 नेगेटिव यहाँ साइन पॉजिटिव भी यहाँ, साइन इन दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो इसका मतलब है सेकंड हो जाता। अगर 10 होता पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, 10 पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव होता है पहले में और तीसरे में, और साइन नेगेटिव तीसरे में होता तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट बन जाता। तो ये एमसीक्यूज पेपर में आएगा, ख्याल रखिएगा जी, ठीक है जी। उसके बाद है साइन और 10 दोनों पॉजिटिव हो तो क्या होगा, साइन और 10 दोनों पॉजिटिव हो तो पहला क्वाड्रेंट होगा। साइन पॉजिटिव, किसी ने पूछा साइन और 10 दोनों पॉजिटिव हो, साइन पॉजिटिव होगा पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में, 10 पॉजिटिव होगा पहले और तीसरे में, तो पहला क्वाड्रेंट बनेगा, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है तो पहला क्वाड्रेंट बनेगा। उसके बाद देखिएगा, इफ अ बैलेंस डाई इज रोल्ड, अगर एक बैलेंस डाई रोल किया जाए तो देन दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 5, 2 या 5 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 1/6 प्लस 1/6 2/6, 2/6 का मतलब है 1/3। हम इस तरह भी निकाल सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि डाई के ऊपर जो है ना, एक 2 होगा एक 5 होगा, टोटल रिजल्ट 6 होंगे, एक 2 और एक 5, तो जो हमारा पर्टिकुलर जो एक्सपेरिमेंट है उसके रिजल्ट 2 होंगे, तो 2/6, अगेन 2/6 का मतलब है 1/3। तो एमसीक्यूज में ख्याल रखिएगा कि डाई का या फिर हमारे पास कॉइन का एमसीक्यूज आ सकता है। एक डाई रोल हो रहे हैं 6 रिजल्ट हैं, 2 डाई रोल हो रहे हैं या एक डाई 2 दफा रोल हो रहे हैं तो 36 रिजल्ट्स हैं, ख्याल रखिएगा, ठीक है। एक कॉइन टॉस हुआ 2 रिजल्ट है, हेड या टेल, 2 कॉइन टॉस हुए 4 रिजल्ट, 3 कॉइन टॉस हुए तो 8 रिजल्ट्स, 2 की पावर 1 2 3, और डाई में क्या होगा 6 की पावर 1 2 3। ऑप्शन की पावर नंबर ऑफ डेटा हमारे पास बेसिकली होते हैं, या जितने भी आपने एक्सपेरिमेंट करने हैं, ठीक है जी। तो ये ख्याल रखिएगा, इस तरीके से है। डाई रोल किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास इवन डॉट आए, इवन डॉट का मतलब है 2 आए 4 आए 6 आए, तो 3 रिजल्ट है ना, 3/6 तो 1/2 हो सकता है। डाई रोल किया, क्या जो है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास ऑड रिजल्ट आए, ऑड रिजल्ट का मतलब है 1 3 या 5, तो 3/6 1/2 होगा। अच्छा, डाई रोल किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डॉट है वो ग्रेटर देन 6 आए, 6 से ग्रेटर आए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि 6 से बड़ा आ नहीं सकता। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 7 से छोटा नंबर आए, डाई रोल किया, क्या प्रोबेबिलिटी है 7 से छोटा नंबर आए, प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ये 7 से छोटा का मतलब है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो ये भी जहन में रखिएगा कि जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है ना, प्रोबेबिलिटी जो है वो लाई करती है, प्रोबेबिलिटी जो है वो लाई करती है, ये क्या बदतमीजी है। देखिए जो प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 0 to 1, वो 0 to 1 होती है। प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है अगर कोई इवेंट अकर नहीं हो रहा, अगर कोई 1 मिनट रह गया, ठीक है, मीटिंग एंड करके वापस आते हैं। अगर कोई इवेंट अकर नहीं हो रहा तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी। अगर 100% इवेंट अकर होता है तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, इन बिटवीन 0 1 होगी। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, ख्याल रखिएगा। चले मीटिंग एंड करके वापस आते हैं, मीटिंग एंड करके आते हैं वापस।